नमस्ते। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल टॉक विद अक्षदा पर, जहां हम करेंगे रियल एस्टेट की बात एक्सपर्ट्स के साथ। सो आज हमारे साथ हैं एसएसपीएल ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड नरेटको माही की नेशनल प्रेसिडेंट मिसेस स्मिता पाटिल जी। तो स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। कैसे थैंक यू। हैं आप? एकदम बढ़िया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक्स अ लॉट, इट्स प्लेजर। सो मैम, मैं आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। सो आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टेप इनटू द रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंड कैसे आपने चैलेंजेस ओवरकम किए जो भी आपको आए? या सो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सिंस 20 years व्हेन आई गॉट मैरिड, 20 साल पहले जब शादी हुई तब मेरे फादर इन लॉ का फर्म जो है, कंपनी जो है, ही इज़ अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, सो वी आर इनटू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो रियल एस्टेट सुनते तो आ ही रहे थे, बचपन से भी देखा है कि इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो रियल एस्टेट के बारे में हर घर में डिस्कशंस होता है। इनिशियली आई वर्कड एज एचआर की तरह मैंने जॉब किया, और जब बाहर इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस अच्छा खासा मैंने लिया, और फिर अराउंड एक 15 साल पहले मैंने मेरे हस्बैंड के साथ फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। सो डेफिनेटली ये सफ़र तो बहुत एक्साइटिंग था, बट स्टिल क्या होता है ना, भले ही आपका ये फैमिली बिजनेस हो, आपको आपकी जगह बनाना बहुत ज़रूरी होता है, आपकी फैमिली भी रहे या कहीं और भी रहे। तो ये जो जगह बनाना ज़रूरी था, तो वो मुझे एक्सपोजर मिला मेरे जॉब्स के थ्रू, मेरे एजुकेशन के थ्रू, एंड मैनेजमेंट में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इवन बचपन में जब भी मेरे समर हॉलीडेज़ होते थे, मैं बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हूँ। सो भले ही मेरा एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, छुट्टियाँ लग गई, लेकिन मैं मेरे पापा के बिज़नेस में फिर उनको हेल्प करती थी, उनका अकाउंट संभालो। तब ये कंप्यूटराइज हर चीज़ नहीं थी, उस वक्त खाते लिखा करते थे। तो वो चीज़ें मैं उस वक्त करती थी छुट्टियों में। तो जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, तो 2-3 महीने जो छुट्टियाँ रहती थी, उसमें मैं पापा के कुछ बिजनेसेस संभालती थी। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो सीड मेरे इसमें था, वो बचपन से ही मेरे पापा की वर्किंग देख के, और ये सारे लीडरशिप क्वालिटीज़ जो आए, वो आई फील इट इज़ like I have taken it from my father's genes. That's really nice. सो रियल इस्टेट में आने का यही था कि फैमिली बिजनेस, मेरे हस्बैंड यहीं पे काम करते थे रियल इस्टेट में ही। सो दो प्राइवेट सेक्टर में हम उस वक्त नहीं थे, मेरे हस्बैंड ने ये स्टार्ट किया प्राइवेट सेक्टर, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इवन द लैंडस्केपिंग, प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स, तो ये उन्होंने स्टार्ट किया, और फिर इसका उनके साथ मैंने ये जर्नी की, और वैसे ही मुझे उनके साथ काम करते करते ही ये ट्रेनिंग मिली। ओके। तो मैम, आपने इसके लिए कोई अलग से कोई स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया या कैसे? बिकॉज आपने जो एक अपनी जगह बनाई है, दैट इज़ रियली इंस्पायरिंग। तो मैं वो जानना चाहूँगी कि आपने इनिशियली कैसे स्टार्ट किया है? इनिशियली मेरे मेंटर तो मेरे हस्बैंड ही थे। जो भी सीखा मैंने रियल एस्टेट में, जो भी नॉलेज मिला उन्हीं से मिला। जो फैमिली में डिस्कशंस होते थे, उन्हीं से खुद प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने लिया। मेरा कोई एजुकेशन रियल एस्टेट का हुआ नहीं है। आई एम फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, तो कंप्लीटली आई वाज सो परफेक्ट इन माय प्रोग्रामिंग एज वेल। सो आईटी बैकग्राउंड से आते हुए भी जो मैनेजमेंट स्किल्स थे मुझ में, उसका यूटिलाइजेशन करके, और नॉलेज रियल एस्टेट का फैमिली से जो मिला, उसका पूरा कॉम्बिनेशन बना के वेयर आई एम टुडे। दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। सो मैम, अभी मैं एसएसपीएल जो आपकी कंपनी है, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। उसके मिशन, विजन, वैल्यूज़, कोर वैल्यूज़ क्या हैं उसके बारे में? एसएसपीएल फैमिली में हमेशा ही मैं समझती हूँ कि क्लाइंट्स को सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं, और जैसे हमारा टैगलाइन है, पैशनेटली परफेक्ट। वाओ। सो हम सब में वो एक पैशन है। पूरी ही एसएसपीएल फैमिली के हर एक टीम मेंबर को जब आप मिलोगे, आप ये एनालाइज करोगे कि एक पैशन है हम में परफेक्शन की तरफ जाने का।
सो ये शेयर्ड विजन है SSPL फैमिली का और मेरा भी, हम सारे ही SSPL फैमिली के मेंबर्स का, कि गोइंग टुवर्ड्स परफेक्शन हर चीज़ में। आप रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करो, कमर्शियल करो, आप खुद से ही कंपटीशन करो, आपका एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट के बाद बेटर होना चाहिए। Yes. सो दिस इज द कंपटीशन विथ योरसेल्फ। परफेक्शन की तरफ जाओ। अब वी आर पैशनेट अबाउट बीइंग परफेक्ट। वाह। सो मैम, जैसे कि आपको, जैसे मैंने भी सुना है कि मिसेस स्मिता जी, तो वो अपने विजन, एक्सपर्टीज एंड अपनी लीडरशिप के लिए जानी जाती हैं। तो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज, आपके जो ब्रांड है SSPL, उसमें ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है? आई एम अ पर्सन, मैं एकदम माइक्रो लेवल पे जाके काम करती हूँ। सो आई एम नेवर डिपेंडेंट ऑन एनीवन। मैं समझती हूँ जो बिजनेस आप लीड कर रहे हो, जो आप लीडरशिप रोल ले रहे हो, माइक्रो लेवल से बड़े लेवल तक हर चीज़ आप उसको नॉलेज चाहिए, आप वो करने के कैपेबिलिटी रखने वाले चाहिए, तो आप में वो परफेक्शन आएगा और तो ही आप गाइड कर पाओगे लोगों को। तो जब मैंने इनिशियली रियल एस्टेट ज्वाइन किया, उस वक्त मैंने देखा कि यहाँ पे कोई वुमन एंटरप्रेन्योर्स नहीं है जो, और यहाँ पे ये इंडस्ट्री को रिपोर्टिंग टू अ वुमन, इसकी भी आदत नहीं है। राइट। सो कुछ देखे थे मैंने फ्रेंड्स जो बस नाम के लिए अपने हस्बैंड के साथ पार्टनर है। इनिशियली जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, वैसे ही मेरी तरफ भी देखा गया कि हाँ, सर की वाइफ है, ये कुछ दिन आएंगे ऑफिस में, कुछ अकाउंट्स वगैरह चेक करेंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन जब मैं पूरा 8-9 घंटा यहाँ बैठकर हर एक डिपार्टमेंट में मैंने अपना नॉलेज उनके साथ कंट्रीब्यूट किया और उनको टाइम दिया, उनको गाइडेंस दी, और वो गाइडेंस का रिजल्ट परफेक्ट आया और पॉजिटिव आया, उसके बाद मैंने खुद अपने एम्प्लॉयज़ का विश्वास जीता कि यस, शी इज़ आवर लीडर। वाह, ये बहुत बड़ी बात है मैम सुनना कि मैंने अपने एम्प्लॉयज़ का विश्वास जीता। तो मैम, जैसे आपने बताया कि एक फीमेल एंटरप्रेन्योर होना एक बहुत बड़ी बात है ना, आप उस टाइम में थे। तो मैम, आपको जैसे कि रियल एस्टेट हम पहले से जानते हैं कि थोड़ा, मतलब नॉट दैट मच, बट थोड़ा मेल डोमिनेटेड ये इंडस्ट्री है। तो आपने कुछ मेजर सेटबैक्स भी आपने फेस किए होंगे, एंड आपने उनको कैसे ओवरकम किया? एक रियल एस्टेट में इट्स एक्चुअली कॉल्ड एज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, एंड इट इज़, ये है। यहाँ पे वुमेन ज्वाइन करने में घबराती थी, जस्ट बिकॉज जो सर्कल बना हुआ है, जो इमेज बनी हुई है, मेल डोमिनेटेड है, मेल डोमिनेटेड है, लेकिन उसी वजह से जो लोग चाहते भी है कि एंटर करे, वो नहीं कर पाते। तो उसी में मेरा भी जर्नी वैसे ही रहा है। द पॉजिटिव थिंग वॉज कि ये मेरा फैमिली बिजनेस है, सो बहुत ज़्यादा मुझे इसमें बाहर के लोगों के साथ स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। बट स्टिल यहाँ पे अगर आप देखोगे, हर कोई डिपार्टमेंट में यू विल सी, मैंने जब ज्वाइन किया था तो कोई वुमेन्स नहीं थे एक्सेप्ट फ्रॉम द रिसेप्शनिस्ट। हमारे खुद के ऑफिस में भी कोई नहीं था। तो जैसे मैंने इन लोगों को एक लीडर, जब आपकी वुमन है तो वो वुमेन्स ऐड होते गए, और उनको भी ये भरोसा था कि हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, हमें प्रॉपर हमारे काम का, बोलते हैं ना कि एक रियलाइजेशन होगा, जो यहाँ पे नहीं होता है। तो टेक्निकली भी अब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वुमन कैन डू अ बेटर जॉब, तो वो प्रूव करना ज़रूरी है, और वही प्रूव किया मैंने मेरे काम से। Yes, and you're proving कि a woman can do an excellent job. अमेजिंगली। मैम, अभी SSPL का एक जर्नी मैंने सुन लिया है, काफ़ी आपके प्रोजेक्ट्स भी हैं मार्केट में, जो काफ़ी वेरी गुड फास्टेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट्स रहे हैं। अभी मैं जब एंटर कर रही थी द स्ट्रैंड, तो इसका काम जो है काफ़ी फुल स्विंग में, एकदम फुल फ्लेजेड वर्क चल रहा है उसका। तो मुझे ये जो हाइप है द स्ट्रैंड जो मैं सुन रही हूँ, मुझे इसके बारे में अब आपसे पूरी ब्रीफिंग चाहिए कि ये कैसे है, इसका आइडिया कैसे हुआ, इसका विजन क्या है? द स्ट्रैंड प्रोजेक्ट, ये नाम द स्ट्रैंड देना, यहाँ से इसका जर्नी शुरू हुआ।
ये जब प्लॉट में हमने आके देखा तब ये देखा कि इट इज जस्ट बिसाइड्स द मूड़ा मुठा रिवर। हम्म, बस एक रोड बीच में है, रिवर व्यू प्लॉट था ये। तो इसमें इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया जाए, इस पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे। तो सारे ही एसएसपीएल के टीम मेंबर्स हम बैठे थे। तब ये मुझे सूझा कि द स्ट्रैंड नाम देंगे हम, बिकॉज द स्ट्रैंड का मीनिंग है नदी का किनारा। तो नदी के किनारे पे जो प्रोजेक्ट है, सो दैट्स हाउ इसका नाम दिया गया कि द स्ट्रैंड अबोर्ड्स फॉर द रेसिडेंशियल एंड द स्ट्रैंड स्क्वायर फॉर द कमर्शियल। तो Wow. यहाँ मिक्स ऑफ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल हमारा ये प्रोजेक्ट है। हमारी जो फ्रंट की बिल्डिंग है वो कमर्शियल है एंटायर, इट्स ए ग्रेड बिल्डिंग। इसमें भी आप स्पेशली ये देखोगे तो ये प्री लीज्ड है। Entire building is already taken by one company and this is pre-leased and यहाँ पे A grade specification पूरे दिए हैं हमने। जैसे कि आपने अगर यहाँ आके एंटर करके देखोगे तो 13 फीट का हाइट दिया है। और रेसिडेंशियल में भी हम कुछ नया लाना चाहते थे। सो मैं हमेशा ही बहुत सारे इवन हॉलीडेज पे भी जाती हूँ तो वहाँ के स्पेसिफिक कुछ प्रोजेक्ट्स में विजिट करती हूँ, या फिर यहाँ अलग क्या है वो वहाँ से मैं सीख के आना चाहती हूँ। तो कोई भी मेरा हॉलीडे भी रहो तो वो मेरा स्टडी टूर होता है। वाओ। तो वहाँ पे मैंने कुछ कंट्रीज में, जैसे वियतनाम में, थाईलैंड में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स को मैंने विजिट किया। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें कि हर एक 4-5 फ्लोर के बाद एक एमिनिटी फ्लोर था। तो इस हिसाब से मुझे समझ में आया कि हम ये बहुत अच्छा आइडिया पुणे के मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो द स्ट्रैंड अबोर्ड्स का हमने 21st फ्लोर पे एमिनिटी फ्लोर लिया। सो यू हैव ऑल द एमिनिटीज ऑन 21st फ्लोर। यहाँ वहाँ पे आपको व्यूज अच्छे मिलेंगे, ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, वहाँ पे आपको स्विमिंग पूल है और रिवर व्यू है। So it's like a dream. So it's a heaven, I would say. A heaven in Pune. So ये नया थिंग मैंने इंट्रोड्यूस किया पुणे के मार्केट में। So हम लोगों ने ये अलग कुछ करना चाहा और वो इतना सक्सेसफुल रहा, लोगों को बहुत पसंद आया और उसी तरीके से हमारा सेल भी हुआ, पॉपुलर भी हुए और अभी भी टचवुड बहुत अच्छे फुल स्विंग में काम चल रहा है। So 3-4 BHKs and duplex we have in residential and commercial में we have F&B place and plus the offices and showrooms. Okay. And मैम इसका एक एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप बता सकते हैं so that मेरी ऑडियंस जो है उनको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। This is the start of खराड़ी। So मुंडवा से जो आप ब्रिज क्रॉस करते हो और एक रिवर फ्रंट रोड जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, वहाँ से जो 2nd नंबर का प्लॉट है, इट्स स्टार्ट ऑफ खराड़ी। ये कोई अपर खराड़ी लोअर खराड़ी वगैरह नहीं है, इट्स एग्जैक्ट द खराड़ी। एग्जैक्ट खराड़ी। दिस इज द लोकेशन एंड द स्ट्रैंड इज नेम ऑफ आवर प्रोजेक्ट। जैसे कि आपने बताया एंड हमारी ऑडियंस भी जानती है कि आप नरेटको माही जो है उसके नेशनल प्रेसिडेंट है, तो मेरी ऑडियंस को आप थोड़ा बताइए नरेटको माही के बारे में। श्योर। नरेटको एक एसोसिएशन है, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। 25 years बिफोर इस एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया गया। इट कम्स अंडर सेंट्रल हाउसिंग मिनिस्ट्री, महुआ के अंडर ये एसोसिएशन आता है और इसमें ऑलमोस्ट मोर देन 11,000 बिल्डर्स अभी मेंबर्स है पैन इंडिया। और माही जो है, माही उसका वुमेन्स विंग है। सो रियल एस्टेट के जो भी काम करने वाले वुमेन्स है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया कि उनको अपलिफ्टिंग के लिए, और जैसे रियल एस्टेट को माना गया है मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री, लेकिन इक्वली वहाँ पे वुमेन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए, उनको प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए। ये चीज़ें और पीएम नरेंद्र मोदी जी के जैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनका जो या उनका जो इनिशिएटिव था, उस इनिशिएटिव के अंदर हर एक सेक्टर में वुमेन के लिए एक स्पेशल एक प्लेस क्रिएट की गई है। वैसे ही नरेटको में माही नाम से, माही का नाम है ऐसे हमने सेलेक्ट किया, माही मतलब नदी,
चाहे जो हो जाए, नदी अपने सागर से जाके मिलती ही है। वैसे ही हमारी एम्बिशियस वुमन है, चाहे जितनी चैलेंजेस आ जाए वो अपने करियर पे एक अच्छे पॉइंट पे पहुंच जाए। इसलिए हमने ये माही नरेटको का स्थापना किया और उसका अभी मैं एज अ नेशनल प्रेसिडेंट आई एम लीडिंग इट। वाओ, लवली। सो मैम, जैसे अभी आप नरेटको माही की नेशनल प्रेसिडेंट है, तो एज अ लाइक आप जिस पोजीशन पे है, तो आपने उसके लिए आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप नरेटको माही, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक वुमेन इन रियल एस्टेट का एसोसिएशन है। सो इसमें हमने 4 इनिशिएटिव्स क्रिएट की है जिसके अंडर हम काम करते हैं। एक इनिशिएटिव है स्किलिंग। ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया क्योंकि मेरा पर्सनल भी मानना है, जो मैंने मेरी जर्नी से भी सीखा है, कि अगर आप नॉलेजेबल हो, अगर आपको किसी चीज का नॉलेज है, तो ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर लीडर नॉलेजेबल चाहिए, लीडर को एक विजन चाहिए, लेट इट बी मेल और फीमेल, द बॉस शुड हैव द विजन एंड द नॉलेज। उस चीज को नजर में रखते हुए हमने स्किलिंग इनिशिएटिव रखा। स्किलिंग में हम राइट फ्रॉम द लेबर्स वुमन वर्किंग ऑन साइट, वहां से लेके इवन मिडिल मैनेजमेंट लेवल तक जो भी वुमेन काम कर रहे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि टू अपस्किल देमसेल्फ। तो हम डिफरेंट स्किलिंग प्रोग्राम्स उनके लिए डिज़ाइन करते हैं और उनको उस पर, जैसे हमें अपस्किलिंग सीरीज स्टार्ट किया, हमने माही टॉक स्टार्ट किया, तो हम अच्छे लीडर्स को वहाँ बुला के, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बुला के उनको एक सेशन उनका देते हैं कि वहाँ से वो अपस्किल हो जाए। इवन साइट्स पे जो काम करने वाली वुमन होती है, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क वो करती है कि एक जगह से दूसरी जगह पे मटेरियल मूव करने का और सर पे रख के सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क वो करती है और सबसे कम कमाई उनकी होती है। उनको हम अपस्किल करते हैं। हमारा एसोसिएशन है गवर्नमेंट के नीरिड और निपुण के साथ, उनके साथ एसोसिएशन में हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखते हैं उनके लिए कि एटलीस्ट एक इंटरनल काम जो रहते हैं साइट पे, इंटरनल वॉल पेंटिंग हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया, ब्रिक्स का काम हो गया, ये सारी चीज़ों का हम उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करे और अपना ज़्यादा पैसा कमाए। वाओ। सो स्किलिंग के अंडर हम ये करते हैं। डॉल्फिन टैंक एक इनिशिएटिव है हमारा। डॉल्फिन आर एज यू नो वेरी फ्रेंडली एंड लविंग, so we are the Mahi members are very loving and caring. So startup incubator program है ये। So जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, वुमेन स्टार्टअप लीडर्स है रियल इस्टेट में, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है हमने। उनको हम इस स्टेज तक लाके रखते हैं ट्रेनिंग से और हमारे इंक्यूबेशन प्रोग्राम से कि वो अच्छा उनको फंडिंग मिल जाए और उनको उनके स्टार्टअप में हेल्प मिले। तो ये एक प्लेटफॉर्म हमने डॉल्फिन टैंक का बनाया है। तीसरा है निर्मल जल प्रयास, जिसमें हम वाटर कंजर्वेशन में काम करते हैं। जल बचाओ कल बचाओ। वाओ, सो वाटर कंजर्वेशन में हम इसमें निर्मल जल प्रयास में हम डिफरेंट डेवलपर साइट्स पे जाके उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाते हैं कि कैसे हम पानी बचा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, माही एक एसोसिएशन है वुमेन का, तो वी ऑल आर द मदर्स, सो वी फील एक्चुअली थिंक फ्रॉम हार्ट। तो हम हमारी धरती माँ के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। लेट्स गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। आज अगर हम सोचेंगे नहीं और काम नहीं करेंगे इसमें, कल हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। जो एक माँ सोचती है अपने बच्चों का, उसी तरीके से नरेटको माही में ये निर्मल जल प्रयास के अंदर हम वाटर कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को पानी की वैल्यू समझे और वो अभी से बचाना स्टार्ट करे तो उनका फ्यूचर अच्छा होगा। ओनली 4% ऑफ द ड्रिंकेबल वाटर वी हैव। अभी जिस तरीके से ये चीज़ें चली जा रही है, तो अगर आज एक्ट नहीं करेंगे तो बहुत फ्यूचर अपना डार्क हो जाएगा। खतरे में।
यस, तो इसीलिए हमने निर्मल जल प्रयास के अंडर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और फिर शाश्वत निर्माण मतलब सस्टेनेबल ग्रीन इनिशिएटिव, ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइंस, इसमें ये नया इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है। सो उसमें हम सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं कि आप सारे ही हमारे जो 11,000 प्लस डेवलपर्स मेंबर्स हैं नरेडको में, हम सभी को एक प्लेटफॉर्म बना के दे रहे कि वो कैसे ग्रीन कंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो नरेडको माही विल हेल्प देम फॉर ईच एंड एवरीथिंग टू अचीव द ग्रीन कंस्ट्रक्शन। तो शाश्वत निर्माण से ये हम उनको हेल्प करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी मेरे प्रोजेक्ट द स्ट्रैंड के बारे में बात की। इट्स अ प्री सर्टिफाइड प्लैटिनियम रेटिंग ग्रीन बिल्डिंग। तो यहाँ पे मैं खुद स्टार्ट विथ योर होम ये समझता है, तो मैंने पहले मेरे सारे प्रोजेक्ट्स ग्रीन सर्टिफाइड स्टार्ट किए। अभी मैं सारी अपनी कम्युनिटी को वो बता सकती हूँ कि हाँ आप लोग भी ये करो, ये इस तरीके से हो सकता है। और सबके लिए एक प्लेटफॉर्म जो क्रिएट करना है, कौन से ग्रीन मटेरियल्स है, क्या खरीदना चाहिए, कहाँ पे आप फ्यूचर के बारे में सोच के सोलर पैनल्स लगाओ तो कितना पैसा बच सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो तो कितनी चीज़ें हेल्पफुल हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है शाश्वत निर्माण के थ्रू। तो इस तरीके से नरेडको माही के चारों इनिशिएटिव्स के अंदर हम पैन इंडिया काम करते हैं। वाह, लवली। मतलब मैम आपने पूरा ग्राउंड लेवल से लेके आपने एवरीथिंग यू हैव कवर्ड। सो इट्स अ रियली लवली इनिशिएटिव जो आपने लिया है। मैम जैसे आपने बताया कि आप वियतनाम जब घूमने गए थे, थाईलैंड, तो आपने वहाँ से ये कंसेप्ट जो लिया एंड आपने इसको इम्प्लीमेंट किया। सो इंडियन रियल एस्टेट मार्केट एंड अदर कंट्रीज रियल एस्टेट मार्केट में क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने आपको बताया कि वियतनाम एक नरेडको माही का स्टडी टूर था। उसी के अंदर हमने डिफरेंट साइट्स विजिट भी किए। वहाँ पे हम उनके मिनिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी हमने विजिट किया। वहाँ पे हमने ये देखा कि हर एक के रूल्स अलग अलग है, उनके कंस्ट्रक्शंस के, उनके डिज़ाइंस के। लेकिन जो हमने फील किया वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, जो एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट बहुत दे आर वर्किंग फार अवे। उनकी टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजीज भी उनकी नए नए है। दुबई में अगर आप देखोगे तो दुबई के एक्सपो को भी हमने विजिट किया था। अबू धाबी में भी हमारा एक स्टडी टूर हुआ। वो अगर देखा जाए इन कंपैरिजन विद इंडियन मार्केट, तो टेक्नोलॉजीज दे आर लाइक फार बेटर दैन अस एंड they are moving towards sustainability in a faster way than the Indian market. Okay. एंड मैम अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो क्या इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं? रियल एस्टेट, इंडियन रियल एस्टेट मार्केट कैसे इवॉल्व हो रहा है? फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं इंडियन रियल एस्टेट मार्केट का? इंडियन रियल एस्टेट मार्केट ऑलवेज इट इज़ फैंटास्टिक, इट्स ग्रोइंग, अपस्किल ही हो रहा है। और इसमें जैसे अगर आपने नंबर्स देखे तो 59% ऑफ द पीपल इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। जो ट्रेंड चलता है इंडिया में वो है कि इन्वेस्ट इन गोल्ड, इन्वेस्ट इन बैंक एफडीज एंड ऑल, एंड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। आफ्टर सर्टन लेवल हर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे बेसिक है, बेसिक नीड में घर आता है, हर कोई अपना घर खरीदता ही है, चाहे लाइफ में जो स्टेज पे हो। जैसे हमारे फादर के जनरेशन में था कि टुवर्ड्स द रिटायरमेंट वो अपना घर बनाते थे। हमारे जनरेशन ने 30s में घर बनाया। अभी हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, एट द एज ऑफ 25 दे स्टार्ट हंटिंग देयर ओन होम। सो रियल एस्टेट में हर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करता ही है। सारे इन्वेस्टर को मैं एक ही बोलना चाहूँगी, अगर आप एक घर ले चुके हो, रेसिडेंशियल में एक इन्वेस्टमेंट है, अनलेस एंड अनटिल आपको अपग्रेड करना है खुद का ही घर। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट, बिकॉज उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलता है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसमें। लेकिन एक चैलेंज जो इन्वेस्टर्स को आता है
कि उसका पॉकेट साइज बड़ा होना चाहिए फॉर द कमर्शियल। इसमें जो नए अभी फर्म्स आ रहे जो फ्रैक्शनल ओनरशिप को लेके आ रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, 1 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी लेना है, तो 25-25 लाख के 4 इन्वेस्टर मिलके भी वो एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये है फ्रैक्शनल ओनरशिप। तो अभी ये बहुत ट्रेंडिंग है, तो दैट इज द बेस्ट वन आई वुड सजेस्ट for the commercial. Go for the commercial investment if you are doing only investment in the real estate, and if you want to start with the smaller portion, then go for the fractional ownership. मैम जैसे अभी आपने बताया कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें आरओआई अच्छा है, तो अभी आपका जो प्रोजेक्ट आपने बताया द स्ट्रैंड, तो उसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिटर्न्स मेरे इन्वेस्टर्स को मिल सकते हैं? The Strand, it's a pre-leased project. So already lease हो चुका है, so there is a less headache for the investors. Day 1 से आपके लिए आपका टेनेंट रेडी है, तो आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 15 साल का है। तो ऐसे नहीं है कि एक जैसे रेसिडेंशियल में हर 11 महीने बाद या इसमें सोचना पड़ता है कि अभी नया टेनेंट ढूंढो, वो कमर्शियल में लॉन्ग टेन्योर होता है एग्रीमेंट का, सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव थिंग। तो हमारे यहाँ पे 15 साल के टेन्योर के लिए हम ऑलरेडी एक कंपनी को पूरा बिल्डिंग दे चुके हैं। तो इस हिसाब से आपको प्रीलीज मिलेगा। जैसे आरओआई, अगर एवरेज आरओआई आप इस टेन्योर का निकालो तो 9% आरओआई आता है, जो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से सबसे ज़्यादा बेटर है। राइट। सो राइट फ्रॉम वी हैव the small offices till the bigger 8,000 square feet तक का कारपेट, so you can invest in that. So अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपको एक बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, तो द स्ट्रैंड इज द प्लेस जहाँ पे आप आके आपका हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैम जैसे कि आपने बताया कि आपने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए, रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था आपका कि जिसमें आपने 1% स्टैम्प ड्यूटी का प्रपोजल दिया है, तो उसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताइए। हाँ, रिसेंटली मैं रेवेन्यू मिनिस्टर से महाराष्ट्र के मिली थी, और वहाँ पे मैंने उनको ये प्रपोजल दिया है कि जो भी ग्रीन बिल्डिंग्स हैं उनके जो बायर्स हैं उनके लिए 1% स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ टेन्योर के लिए, 1 साल या 2 साल। इससे अवेयरनेस आएगा, इससे लोगों को समझ में आएगा कि ग्रीन बिल्डिंग्स है क्या। लोग उसमें लर्निंग के लिए खोजेंगे कि ये है क्या, क्यों हमें 1% स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन मिल रहा है। अभी जो अपनी पोजीशन है जहाँ पे हमें सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर कोई डेवलपर अगर ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन करता है तो उसको उसके इंसेंटिव्स मिलते हैं। गवर्नमेंट ने उस तरीके से डेवलपर प्रोस्पेक्टिव सोच रखा है कि वो क्यों उसको अट्रैक्ट करे। अगर हम बायर प्रोस्पेक्टिव सोचेंगे, उनको स्टैम्प ड्यूटी का 1% रिडक्शन होगा तो डिमांड बढ़ेगा सस्टेनेबल बिल्डिंग्स का, और सारे ही डेवलपर्स सस्टेनेबल बिल्डिंग की तरफ जाएंगे क्योंकि डिमांड क्रिएट होगा। ये डिमांड क्रिएट करने के लिए और अवेयरनेस आने के लिए मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट दिया है टू रिड्यूस 1% स्टैम्प ड्यूटी ऑन द ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन। वाह मैम, मैं सच में चाहती हूँ कि ये जो आप इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं, एंड मतलब सब लोग इसके बेनिफिट्स ले सकेंगे। सो इट्स रियली गुड कि मैं आज आपके साथ बैठ के इन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे काफ़ी कुछ आपसे सीखने मिला, जैसे कि आपने बताया कि आपके जिनसे आपने गाइडेंस लिया, जो आपके मेंटर हैं वो आपके हस्बैंड, मैं जानती हूँ उन्हें, धनराज सर। सो सेम अप्लाइज टू माई लाइफ ऑल्सो, मेरी भी लाइफ के जो मेरे मेंटर है ही इज़ माई हस्बैंड। तो काफ़ी अच्छा लगा आज आपके जर्नी के बारे में जान के। मैम जो लास्ट क्वेश्चन है जो मैं सबसे पूछती हूँ, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी प्रॉपर्टी आप क्या एक इन्वेस्टमेंट टिप उनको देना चाहेंगे? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में वही मैं टिप देना चाहूँगी जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आप एक घर ले चुके हैं तो दूसरा इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में कीजिए, और जब भी आप एक घर खरीद रहे हैं
तो अभी ही अगर आप रिक्वायरमेंट 2 BHK का है तो थिंक अबाउट 3 BHK, थोड़ा बड़ा सोचो, वाह, क्योंकि जो फ्यूचरिस्टिक विजन रख के आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे कनेक्टिविटी है प्रोजेक्ट की, वो देखी जाए, और किस तरीके से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है आपके प्रोजेक्ट के आजू बाजू में, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, आपका मेट्रो का स्टेशन, आपका बस का स्टेशन, एवरीथिंग, ये स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इसकी कनेक्टिविटी आपकी कैसी, क्योंकि हमारी लाइफ में ये सारी ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो कनेक्टिविटी है वो कितनी स्ट्रांग है, वो ज़रूर चेक करके अपना घर खरीदिए। एंड जैसे आपको चैनल पार्टनर्स के बारे में पता ही होगा कि हाउ मच दे स्ट्रगल एंड वो कितना इम्पोर्टेंट है इस फील्ड में। तो आप मेरे चैनल पार्टनर फ्रेंड्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? चैनल पार्टनर्स, हम बोल ही रहे कि आप पार्टनर्स हैं हमारे बिजनेस में। हम जब आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्लाइंट हमारे साइट पे लेके आइए, तब हम थोड़ा एक्सपेक्टेशंस ये ज़्यादा रखते हैं कि क्लाइंट को आप पूरी तरीके से नॉलेज दे के आए साइट के बारे में। थोड़ा स्टडी, जो आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो प्रोजेक्ट का थोड़ा डीपर स्टडी आपको करना चाहिए, सो दैट क्लोजर भी फास्ट हो। जो 50% ऑफ द काम है कि आप क्लाइंट को पहले ही ये सारी इंफॉर्मेशन दे के आ रहे हो, तो क्लोजर जो होगा वो बहुत क्विक होगा। इट्स अ विन विन पोजिशन फॉर बोथ ऑफ देम। सो अगेन माई फोकस इज ऑन स्किलिंग। तो आप अब स्किल करो, आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो पूरा 360 डिग्री उसका इंफॉर्मेशन आप ले लो, और वही जो क्लाइंट है, rather than asking our सेल्स पर्सन कि ये क्या है वो क्या है, वो CPs पे ही ज़्यादा भरोसा करे और ज़्यादा उनसे कुछ सवाल पूछे। उनको ये लगना ही नहीं चाहिए कि मैं बिल्डर के बंदे से बात नहीं कर रहा हूँ। जो डीप नॉलेज आप रखोगे प्रोजेक्ट का, एंड नॉट टू गो विथ टू मेनी प्रोजेक्ट्स एट अ वन टाइम, सेलेक्टिव प्रोजेक्ट्स, डीप नॉलेज, परफेक्ट उसी का नॉलेज उनको दे के वहाँ पे लेके जाओ, क्लोजर विल बी योर्स। वाओ, लवली। सो मैम, ये कॉन्वर्जेशन एंड करने का सीरियसली मेरा मन नहीं कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा मैंने आज आपसे सीखा नरेटको के बारे में, आपकी पर्सनल, मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि आप पहले HR रह चुके हैं एंड आपका वहाँ से काफ़ी लंबा जर्नी है, क्योंकि मैंने आपको SSPL की जर्नी, SSPL की फाउंडेशन एंड SSPL को इतना ग्रो करते हुए देखा है। सो आज आपकी जर्नी के बारे में, नरेटको के बारे में, आपके इनिशिएटिव्स जो आपने लिए हैं वो सब के बारे में जान के काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी ये इंसाइटफुल एक कॉन्वर्सेशन रहा है। सो मैम, अभी हम वापस फिर मिलेंगे, वापस और इनिशिएटिव्स के साथ, और आपके जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके साथ हम डिस्कस करना चाहेंगे। श्योर। Thank you so much for watching the show, and please Do subscribe the Real Talk with Akshada. thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.